हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू ट्राइब। आज का हमारे ऐसे का टॉपिक है डिजिटल करेंसी। ओके, अगर आपको और इस तरह के इंटरेस्टिंग एसेस चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हो या वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो कंटेंट टू बी डिस्कस्ड कि इस ऐसे में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने अपने पहले ऐसे में डिस्कस किया है, ठीक है, पूरा ऐसे आपको मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करूँगा आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ओके, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, फिर बॉडी पार्ट में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी होगी अपने ऐसे में, वो सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड करी हैं, जिसमें होगा व्हाट आर डिजिटल करेंसीज डिटेल में। ओके, डिजिटल करेंसीज की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिजिटल करेंसीज, और लास्ट में डिजिटल करेंसी इंडिया में क्या स्टेटस है अभी। ओके, और इन दी एंड कंक्लूजन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो डिजिटल करेंसी का बेसिक मीनिंग जानते हैं कि एक्चुअली में डिजिटल करेंसी होती क्या है। तो ये चीज़ आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में लेनी होगी। तो डिजिटल करेंसी एक तरह की वो करेंसी होती है जो कि फिजिकल फॉर्म में ना होके आपके पास डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। ओके, इसको कई बार डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी या साइबर कैश भी बोला जाता है। और इस जो डिजिटल मनी को आप कंप्यूटर या सेलफोन्स के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो। ओके, और डिजिटल करेंसी की सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं चाहिए होता है ट्रांजैक्शन के लिए। सीधा दो लोगों के बीच ये ट्रांजैक्शन होती है। ओके, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होता है या बीच में कोई इंटरमीडिएरी नहीं होता है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है डिजिटल करेंसी की। और सबसे पहली बात कि कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में। तो मैं आपको बता दूं कि डिजिटल करेंसी एक सुपर सेट होता है, उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी आती है, राइट। तो ये सुपर सेट आपका डिजिटल करेंसी हो गया, इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी आती है। तो क्रिप्टो करेंसीज एक तरह की डिजिटल करेंसीज होती हैं। ओके, लेकिन सारी डिजिटल करेंसीज क्रिप्टो हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, उसके बाद फिर बॉडी पार्ट में हम क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करना होगा अपने ऐसे में। बॉडी पार्ट अगर में ऐसे के आप डिस्कस करोगे कि डिजिटल करेंसीज़ के बारे में कि एक्चुअली में डिजिटल करेंसीज़ होती क्या हैं, उसकी हिस्ट्री, प्रोज एंड कॉन्स, और लास्ट में डिजिटल करेंसी इन इंडिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल करेंसी होती क्या है, अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह आएगा कि जो डिजिटल करेंसीज होती हैं वो इंटेंजिबल होती है, मतलब आप उसको छू नहीं सकते, ठीक है, या आप फिजिकली उसको आप बोल सकते हो कि स्पर्श नहीं कर सकते उसको। वो है, आपको दिखेगा भी, ठीक है, लेकिन आप उसको छू के उसको महसूस नहीं कर सकते, राइट। और जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो कंप्यूटर के थ्रू ही होंगी या सेल फोन या और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स होते हैं, ठीक है। तो किसी और स्टैंडर्ड करेंसी के थ्रू, यहाँ पे फिएट का मतलब होता है ऑफिशियली किसी चीज़ को ऑथराइज करा गया हो, जिस चीज़ को, ठीक है, जिस चीज़ को ऑथराइजेशन मिल रखा हो। तो और फिर फिएट करेंसी की तरह ये करेंसी भी यूज़ की जा सकती है गुड्स को ख़रीदने के लिए या सर्विसेज को पे करने के लिए। ओके, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इसमें जो जो ट्रांजैक्शन होती हैं बहुत स्मूथली और बहुत जल्दी होती हैं। और जो पेमेंट आपके बोल सकते हो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी पेमेंट बहुत आसानी से किया जा सकता है और बहुत ही कम टाइम में। तो ये सबसे बड़ा आप बोल सकते हो कि इसका एडवांटेज है डिजिटल करेंसी का। ओके, और सबसे वही जो मैंने आपको बताया कि इसमें डिजिटल करेंसी में जो पेमेंट होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली दो यूज़र्स के बीच इन्वॉल्व होती है और इसमें कोई भी इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जो ट्रांजैक्शन होती है उसका जो कॉस्ट भी बहुत कम होता है, क्योंकि कोई बीच में थर्ड पार्टी नहीं होती, तो उसको आपको पे नहीं करना होता है या वो आपके चार्जेस नहीं डिटेक्ट करते हैं। ओके, जैसे अभी आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हो, ओके, जैसे आप बैंक के थ्रू करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर किसी के अकाउंट में रुपए भेजने हैं तो बीच में अभी कौन बैठा हुआ है, बैंक बैठा हुआ है। कि पहले आप बैंक को मतलब अपने अकाउंट के थ्रू पहले आपकी रिक्वेस्ट जाएगी इस बैंक, फिर ये रिक्वेस्ट भेजेगा उसके बैंक को, ठीक है, जिस बंदे को आपको भेजना है, ठीक है। तो बीच में दो बैंक आ गई, तो दो इंटरमीडियरी आ गए, तो टाइम भी लगा और कॉस्ट भी आपको कई बार जो टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन डिजिटल करेंसीज में ये प्रोसेस बहुत स्मूथली होता है क्योंकि ये पेमेंट डायरेक्ट इसके पास पहुंचती है, इसमें इसका रोल नहीं होता है कोई भी, राइट। उसके बाद आप थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं डिजिटल करेंसी के बारे में। डिजिटल करेंसी की हिस्ट्री जानते हैं। तो डेविड चॉम पहले ऐसे बंदे थे जिन्होंने आइडिया लेके आए थे डिजिटल कैश का अपने रिसर्च पेपर के थ्रू 1983 में, ठीक है। उन्होंने अपने 1983 के रिसर्च पेपर में डिजिटल कैश के बारे में जिक्र किया था। और 1989 में उन्होंने डिजी कैश एक इलेक्ट्रॉनिक कैश कंपनी थी, ठीक है, वो फाउंड करी थी। लेकिन ये कंपनी थोड़े ही सालों बाद आप बोल सकते हो कि बंद हो गई थी। उसके बाद ई गोल्ड इंट्रोड्यूस हुआ था 1996 में। फिर 1998 में पेपाल आया था पिक्चर में, ठीक है, जिसके थ्रू आप इंटरनेशनली पेमेंट कर सकते हो,
ठीक है, विदाउट एनी फिजिकल पेपर की मदद से आपको अगर किसी दूसरे को, जो किसी दूसरी कंट्री में कोई पर्सन लोकेटेड है, उसको आप भेज सकते हो पेपाल के थ्रू। ओके, उसके बाद फिर 2009 में बिटकॉइन आया और इसने तो सब कुछ ही बदल के रख दिया। आप अभी देखो तो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि अमाउंट पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो बिटकॉइन एक तरह का, इसका में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये एक तरह की डिजिटल करेंसी ही होती है और इसमें कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं होता है। ओके, तो आप ये बस इसमें ये याद रखिए, बिटकॉइन में एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और डायरेक्ट इसमें आप ये बोल सकते हो कि कहीं पे भी आप बोल सकते हो कि लेजर नहीं बनता है, ठीक है। पूरी ट्रांजैक्शन एनोनिमसली होती है इसमें, राइट। तो उसके बाद अब प्रोज ऑफ डिजिटल करेंसी की, डिजिटल करेंसी के एडवांटेजेस क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहता है और पेमेंट भी बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत कम समय में हो जाती है। तो फास्टर रिसीट ऑफ फंड्स देन थ्रू लेगेसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो मैंने आपको अभी पीछे एग्जांपल देके बताया था। और इंटरनेशनल कस्टमर के साथ आपको बिजनेस करने में आसानी रहती है क्योंकि आप जो पेमेंट है बहुत जल्दी कर सकते हो डिजिटल करेंसी के थ्रू, ठीक है। फ्रॉड प्रोटेक्शन भी कई हद तक इसमें होता है, ठीक है। तो अब अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं रिवील होगी, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो एनोनिमसली होती हैं, राइट। ओके, उसके बाद कॉन्स ऑफ डिजिटल करेंसी, कि डिजिटल करेंसी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आप इसके डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है, तो सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें ट्रेसेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। ओके, क्योंकि सिस्टम जो होता है वो आपको एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है, तो क्रिमिनल्स इसको कई बारी मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पे आप बोल सकते हो कि इसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है टू डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। उसके बाद क्योंकि ये ट्रेसेबिलिटी एक मेजर प्रॉब्लम है गवर्नमेंट और लीगल अथॉरिटी के लिए, हालांकि इस पे यूज़र कम्युनिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं और लीगल अथॉरिटीज़ हैं उनको दिक्कत है, राइट। वो कुछ भी नहीं ट्रेस कर पाते लोगों के बारे में कि कहाँ से पेमेंट हुई है, कितनी हुई है, तो उन्हें वो टैक्स भी नहीं कलेक्ट कर पाएंगे आपसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ट्रेसेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है इसमें। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा इशू है इरिवर्सिबल पेमेंट, कि क्योंकि इसमें कोई भी सेंटर पॉइंट नहीं होता है पेमेंट प्रोसेसिंग में। तो अगर आपने गलती से किसी को आपने किसी दूसरे इंसान को पैसे भेज दिए तो आप उसको बोल ही सकते हो रिफ़ंड करने को, और अगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया तो फिर आप भूल ही जाओ। ओके, क्योंकि इसमें सेंटर पॉइंट नहीं है, तो और ये आई मीन की इरिवर्सिबल पेमेंट होती है, एक बार पेमेंट कर दी तो फिर आप उसको रिफ़ंड नहीं कर सकते, राइट। तो इस तरीके से। उसके बाद डिजिटल करेंसी इन इंडिया, तो अगर आप इंडिया की बात करें, सबसे पहले तो देखिए जो भी डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक द्वारा रेगुलेट होती है उसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोलते हैं, यानी कि CBDC, ठीक है। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी को हटा दें, ठीक है, विच आर इशूड विदाउट अ सेंट्रल बैंक बैकिंग, की जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसमें कोई भी सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व नहीं होती है और जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं एनोनिमसली होती है यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप ये अभी क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है इंडिया में, ठीक है। आप इसके थ्रू ट्रेडिंग नहीं कर सकते या आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते इंडिया में अभी। जो क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी आप बोल सकते हो, इसको लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है। ओके, लेकिन ऑल दो इसके एक्सचेंज जो हैं मतलब डिजिटल इसके क्रिप्टो करेंसी के वो लीगल हैं। ओके, तो अभी कई सारे इश्यूज चल रहे हैं इसमें डिजिटल करेंसी को लेके, ठीक है, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग है वो, ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि आप उसमें पता नहीं लगा सकते कि कहाँ से ट्रांजैक्शन हुई है। तो इसलिए अभी इसको एक तरह से आप बोल सकते हो कि इंडिया में लीगल नहीं किया गया है क्रिप्टो करेंसी को, राइट। तो कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि डिजिटल जो करेंसी है उनमें बहुत पोटेंशियल है दुनिया के बिज़नेस को बदलने का, ठीक है। लेकिन हम एक ऑल दो आप डिजिटल मनी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ बिजनेस ओनर इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं और अभी भी इस आई मीन की इस पे स्विच नहीं करना चाहते। उन्हें फिज़िकल फॉर्म ऑफ मनी ज़्यादा सूट करती है। तो अभी आप ये बोल सकते हो कि ये बहुत सारी ऑब्स्टिकल हैं जो डिजिटल करेंसी को ओवरकम करने होंगे ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। और क्योंकि इससे रिलेटेड जो आप बोल सकते हो कि जो सोच है लोगों की, ठीक है,
वो सिर्फ इकोनॉमिक से ही मतलब रिलेटेड नहीं है, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं एक मेंटल फैक्टर भी आ जाता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो चीज़ हमें दिख ही नहीं रही है कि कहाँ क्या हो रहा है, उस पर हम मतलब कैसे भरोसा कर लें, राइट। तो इसको मेन स्ट्रीम में आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट या मतलब इसमें काफ़ी पोटेंशियल है डिजिटल करेंसी में, राइट। तो गाइज़ आज के ऐसे में बस इतना ही। आई होप आपको ऐसे पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।